जब भी मुलाकात होती पूछते, कहो कामरेड क्या लिख रहे हो, अथवा कहते क्या पढ़ रहे हो आजकल। ऐसा कम ही होता था जब वे 8-10 दिनों के अंतराल से फ़ोन करके संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, घर परिवार, लेखन पठन पाठन आदि के बारे में बातचीत न करते हों। यूँ तो देशबंधु में भी मैं कभी कभार परसाई जी के साथ साथ उन्हें भी पढ़ लेता था, किंतु उनसे मेरी पहली मुलाकात 4-5-6 मार्च 1978 को छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले रचना शिविर चंपारण में ही हुई थी। तब चौबे जी मुझ जैसे कुछ युवा साथियों से तय सत्रों से अलग भी गहरी रुचि के साथ वैचारिक व सांगठनिक तथा साहित्यिक अभिरुचियों को लेकर लगातार चर्चा करते ही रहे थे। इन 3 दिनों में ही लगने लगा था कि जैसे हम न जाने कितने दिनों से उन्हें जानते हैं। झिझक और दूरी एक सिरे से गायब हो गई थी। तब उनसे जो संपर्क बना तो अंत तक बना ही रहा, उसी प्रगाढ़ता से। प्रभाकर जी में मनसा वाचा कर्मणा को सदैव हुई एक रूपता रही है। मनसा वाचा कर्मणा से एक रूपता में जिया है। जैसा सोचा उसे जीवन में भी उतारा और उसके अनुरूप ही लिखा भी। लेखन में वह रोजमर्रा की घटनाओं की गहरी पड़ताल करते हुए आम जीवन में वर्ग चेतना के विकास को रेखांकित करते हैं। उनका लेखन समाज के प्रति अपना ऋण उतारने जैसा ही लेखन है। वे आत्मप्रचार से दूर रहते रहे। उन्होंने कभी भी यश लिप्सा, पद लिप्सा या धन लिप्सा के लिए कलम नहीं चलाई। उनसे जब भी मुलाकात हुई एक निरंतर, सक्रिय और जिंदा दिल इंसान के रूप में ही मुलाकात हुई। प्रभाकर जी ने प्रदेश के साथ साथ इप्टा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकस, अखिल भारतीय एकजुटता संगठन अर्थात एप्सो, ट्रेड यूनियन तथा पार्टी में भी आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। छत्तीसगढ़ में तो वे प्रगतिशील लेखक संघ में प्रारंभ से लेकर एक लंबे समय तक महासचिव का पद संभालते रहे हैं। यह एक वास्तविकता ही है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जब था तब इसकस, इप्टा, एप्सो आदि में ललित भैया व हरिशंकर शुक्ल जी साथ मिलकर एक नई ऊर्जा लेकर उसमें लगातार प्राण फूंकते रहे हैं। उनसे बात नमस्कार। आज हमारे सम्माननीय मामा जी प्रभाकर चौबे का की दूसरी स्मृति दिवस है। हम प्रसिद्ध व्यंगकार प्रभाकर चौबे के व्यंग तरह तरह के गुरु का वाचन करेंगे। चेला के साथ चांटी लगे रहते हैं, इसलिए कहा जाता है गुरु के चेला चांटी बहुत है। चेला का मतलब तो समझ में आया, चांटी का क्या अर्थ? खींच खींच कर अर्थ निकाला। छत्तीसगढ़ी में चींटी को चांटी कहते हैं। तो चेला का मतलब प्रमुख चेला, और उसके साथ जो छोटे छोटे लोग आए वे चांटी। इसका मतलब यह भी हुआ कि चेला कभी अकेला नहीं होता, चांटी के साथ होता है। होना जरूरी है, क्योंकि चेला अकेला अपने गुरु की कितनी सेवा करेगा, थक जाएगा। मुख्य सेवा चेला करता है, पर बाकी सहायक कार्य चाटी करते हैं। जैसे धोना है, चेला चरण धोए तो चाटी गमछा लेकर बाजू में खड़ा रहे। चेला कहे ला गमछा, गुरु के चरण पोंछना है। गुरु स्नान करे तो चाटी पानी की व्यवस्था करे। चेला यह काम नहीं करेगा। चेला का ओहदा चाटी से ऊपर है, जैसे मुख्तियार के नीचे कमैया। चेला अपने गुरु के लिए भोजन की सामग्री दे और चाटी भोजन बनाए। गुरु लेटे तो चाटी पैर चापन करे, चाटी धुनी बनाए, चीलम भरे। गुरु चेला चीलम का सोंटा मारे। गुरु प्रवचन दे तो चाटी पंखा झले, और चेला हाथ जोड़े ज्ञान की बातें सुने। जिस चेले के पास जितने ज़्यादा चाटी गुरु की नज़र में, उस चेले की उतनी इज्जत बढ़ जाती है।
गुरु कहे इस चेला का प्रताप बड़ा है, बड़ा प्रभाव है, इसके 20 चाटी हैं। गुरु उस चेला के पास सुख पाता है, उसके पास जाने को प्राथमिकता देता है। जिसके चाटी ज़्यादा होते हैं, गुरु कहे भक्त जयवर्धन की कोठी चलें, 2 माह वहाँ रमन करेंगे। जयवर्धन के पास 20 चाटी हैं, हर्षवर्धन के घर नहीं जाना, उसके पास केवल 5 चाटी हैं। लेकिन एक बात तय है कि बिना चाटी के चेला का कोई अस्तित्व नहीं है। चेला बनते ही चाटी की तलाश शुरू करना पड़ता है। गुरु की नज़रों में चढ़ना है तो चाटी चाहिए। अगर गुरु और चेला चाटी का रिवाज आज तक चल रहा है, पहले कान फुकाएं तो चेला बन जाते, कान फुकाने वाला गुरु बन जाता। आज गुरु चेला बनना जरा टेढ़ा काम हो गया है। विश्वविद्यालयों के गुरु अब चेला बनने लगे हैं, चेला बनाने लगे हैं। अब जो कुछ दे सकता है वह गुरु, उसी को गुरु बनाना है। रही ज्ञान की बातें तो पुस्तकों में भरा पड़ा है। ज्ञान के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु की क्या ज़रूरत, आज तो नेट में सब है, बटन क्लिक करो, गूगल गुरु से जो ज्ञान चाहो प्राप्त करो। विश्वविद्यालयों में सच्चा चेला तलाशता है, क्योंकि वह अनुभवी होता है, इसलिए 1-2 भेंट में सच्चा चेला पकड़ लेता है। सच्चा गुरु वह जो मेरिट में स्थान दिलाए, उसके बाद फेलोशिप दिलाए, पीएचडी करो और वहीं कहीं अपॉइंट करा दो। सच्चा चेला सच्चा गुरु की तलाश में भिड़ते ही पता लगाने लगता है कि किस गुरु की पहुंच कितनी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में है। जिसकी पैठ जितनी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में, वह उतना सच्चा गुरु। अरे फलां की पैठ 20 विद्यापीठों में है, पकड़ ले चरण, फुकवा ले कान और डाल ले कंठी, ऐसी सलाह पूर्व चेला दे सकता है। ऐसा उसकी पैठ 20 विश्वविद्यालयों में है, हाँ, लेकिन उसे तगड़ा चेला चाहिए। ऐसा चेला चाहिए जिसके चाटी भी अच्छे खासे हों। एक बार गुरु मिल गया, गुरु को चेला मिल गया, उसके बाद ताजन्म गुरु की चिंता मिटी। जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ चेले हैं, बढ़िया होटलों में रुकवा रहे हैं, बढ़िया खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं। गुरु घर से 1 पैसा लेकर नहीं निकलते, पूरा देश घुमाते हैं। न टिकट की चिंता, न खाने पीने की, न टैक्सी भाड़े की, न कुली को पैसे देने की चिंता। चेला कर रहा है, चेला के साथ चाटी भी लगे हैं। गुरु प्रसन्न होकर गए। महागुरु कहीं फिट करा देंगे, ऐसे लगे रहे। सेवा में कमी ना आए, नहीं ला कमी। अभी अपने शहर बुलाया था, एक गोष्ठी में प्रधान वक्ता बनाया, 10 मिनट बोले। समाचार पत्रों में ऐसी विज्ञप्ति दी, 3 कॉलम में भाषण छपा। खातिरदारी में कमी नहीं की, विदेशी पिलाते रहा और जाते समय 5000 का लिफाफा भी थमाया। विश्वविद्यालयों में समीक्षक गुरु मिलते हैं, इसलिए लेखक चेलों की सेवा पाते हैं। कुछ संपादक भी गुरु का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हर शहर में ऐसे गुरु के चेले होते हैं और चाटी के साथ सेवा धर्म निभाते हैं। चेला अपने चाटी से कहे, कल वह संपादक पधार रहे हैं, चलना, सेवा करें तो कुछ फल मिलेगा। ऐसा गुरु खाने पीने घूमने के साथ विज्ञापन पा जाए तो परम सुख देते हैं। अगले अंक में रचना छप गई। कुछ संपादक गुरु झटके दे जाते हैं। यह आदिकाल से चला आ रहा है। कबीर ने ऐसों के लिए ही कह रखा है, जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में हो गया ठेलम ठेला। ऐसे ही एक विश्वविद्यालय में और संपादकों में ही गुरु हों। और भी जगह गुरु हैं। किताब छपवा दें और गुरु बन जाएं। सीएम से मिलवा देने वाले गुरु, गवर्नर से भेंट करवा देने वाले गुरु, लेकिन ये चेला नहीं बनते। अखाड़ों में जिस तरह पट्टा तैयार किए जाते हैं, उसी तरह राजनीति में लोग ऐसे पट्टा तैयार करते हैं। आओ मंत्री जी से मिलवा दें, मिला दिया और पट्टा बना लिया। राजनीति भी एक अखाड़ा है, इसलिए राजनीति में अखाड़ों की तरह पट्टे तैयार होते हैं। बाद में कुछ पट्टे अपने गुरु को ही पटकनी देते दिखे हैं। मंत्री से मिलवा देने वाला बाद में अपने पट्टे से पिछड़ जाता है। उसके मार्फत मंत्री से मिला, अब सीधे सीएम का खास बन बैठा। उसका गुरु जिसने मंत्री से मिलवाया था, नए पट्टे की तलाश में है। गुरु चेला
चेला चाटी गुरु पट्टा या आदि काल से चला आ रहा है। रूप रंग में जरूर अंतर आ गया है। कुछ अतिरिक्त पा जाने का मोह कान फुकवाकर चेला बनने विवश कर देता है। ऐसे ही चेले आगे गुरुपद प्राप्त कर चेला चाटी बनते हैं। यह क्रम लगातार चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार साथियों, प्रभाकर चौबे हमारे समय के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि, हम सब उनको नमन करते हैं। और उनका एक व्यंग्य है जो बहुत प्रसिद्ध है, हे विदूषक तुम मेरे प्रिय हो। उसका मैंने नाट्य रूपांतरण किया है, हे विदूषक। आज हम उस नाट्य रूपांतरण से कुछ अंश लेकर आपको एक श्रुति नाटक दिखाते हैं। साथियों, ये श्रुति नाटक जो होता है उसमें नाट्य पाठ से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि नाट्य पाठ में क्या होता है कि हम सीधे सीधे डायलॉग्स पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। श्रुति पाठ में ऐसा होता है, श्रुति नाट्य में, जो कि कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में बहुत प्रचलित है। उसमें ये होता है कि सारे आर्टिस्ट बैठते हैं और सब अपने करेक्टर को करेक्टर की तरह पढ़ते हैं। मतलब उसमें वो आवेश रहता है, उसमें वो भाव रहते हैं। तो हम एक छोटी सी कोशिश आपके लिए लेकर आए हैं। ये श्रुति नाटक देखिए। ये हे विदूषक का एक छोटा सा अंश है जो श्री प्रभाकर चौबे जी ने लिखा था, और उसका मैंने नाट्य रूपांतरण किया है। आपके सामने प्रस्तुत है भिलाई इप्टा की प्रस्तुति, श्रुति नाटक हे विदूषक। धन्यवाद। ठीक ठाक सब कुछ है ठीक ठाक ठीक ठाक सब कुछ है ठीक ठाक सब कुछ है ठीक ठाक सब कुछ है ठीक ठाक। हमरे हुजूर को ठीक ठाक नींद नहीं आती है, ठीक ठाक चैन नहीं मिलता है, ठीक ठाक आराम नहीं मिलता है, ठीक ठाक और हुजूर परेशान और साहिब परेशान और हुजूर परेशान और साहिब परेशान। जबकि ठीक ठाक सब कुछ है 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 ठीक ठाक। अरे चुप हो जाओ, बंद करो ये सब गड़बड़ है। मंत्री जी, विदूषक जी कहाँ हैं? जी महाराज, वो पधार गए हैं। विदूषक जी, हम बहुत परेशान हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, गरीबी और बेरोजगारी में त्रस्त है। कह रही है इस प्रशासन को लकवा लग गया है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रजा हमारा सिंहासन हिला देगी। इंतजाम कर दिया है साहब। इंतजाम? क्या इंतजाम किया है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। निजीकरण मतलब? अरे मतलब आत्मनिर्भर। मतलब अब सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। मतलब अब आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, जनता खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा, अरे ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? महाराज कहते हैं कि समुद्र पार एक भयानक राक्षस बैठा हुआ है, वही पूरे विश्व का संचालन कर रहा है। उसी के गियर में आप भी हैं। मतलब? जब तक वो खुश तब तक आप राजा। मतलब आप सिर्फ राज करिए। जब सब ठेके पर और निजीकरण हो गया है तब मेरा क्या काम? हम जंगल चले जाते हैं। वहां कहाँ जाएंगे सरकार, जंगल भी बिक गए अब तो। क्या? जी महाराज, जंगल भी कंपनियों को फैक्ट्री बनाने के लिए दे दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे? आप राज कीजिए, राज। आप राज कीजिए, आप राज कीजिए, आप राज कीजिए, आप राज कीजिए। वो लोग आएंगे आएंगे लोहा निकालेंगे
निकालेंगे, निकालेंगे निकालेंगे, जंगल वो काटेंगे, काटेंगे काटेंगे, खेती खरीदेंगे, खरीदेंगे खरीदेंगे, उद्योग लाएंगे, लाएंगे लाएंगे, बैंक वो खोलेंगे, खोलेंगे खोलेंगे, FDI लाएंगे, लाएंगे लाएंगे, गुलाम हमें बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे, और हम उनके स्वागत में क्या कहेंगे? पधारो हमारे देश। ये साले नदी में नाव चलाएगा? तेरे बाप की नदी है बे? माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गई। अरे छोड़ो उसे, क्या किया है इसने जो इतनी पिटाई कर रहे हो? महाराज ये साला नदी में नाव चला रहा था। नदी में नाव नहीं चलाएगा तो क्या सड़क पे नाव चलाएगा? क्या बात बकवास करते हो यार? अरे महाराज उस नदी पे नाव चला रहा था जिसे बेच दिया गया है, वो लालवानी सेठ ने खरीदे थे ना अभी। तुम निजी नदी पर नाव क्यों चला रहे थे? महाराज मुझे मालूम नहीं था कि नदी भी बिकती है। नदी के किनारे बोर्ड में तो लिखा है, क्या तुमने उसे पढ़ा नहीं? हाँ, और बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि नदी नगर सेठ को बेच दिया गया है। अब इसमें मछली मारना, नाव चलाना, तैरना, पानी लेना सब प्रतिबंध है। पढ़ा नहीं? महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मजदूरी करता हूँ। क्या तुम अनपढ़ हो, साक्षर नहीं हो? हमारे यहाँ तो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, तुम कैसे छूट गए? मंत्री जी देख रहे हैं राज्य की दुर्दशा। हम हर साल लाखों स्वर्ण मुद्राएं राज्य को साक्षर करने के लिए खर्च कर रहे हैं और नतीजे में हमारी प्रजा निरक्षर हो रही है। अक्षर विदूषक जी, हम क्या करें बताइए? सर में पीड़ा होने लगी है। महाराज ये झूठ है, हमारा राज्य पूरा साक्षर है, यह आदमी झूठ कह रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब इसके मुकदमे में आते हैं। हाँ तो तू बता कि प्राइवेट नदी में नाव क्यों चला रहा था? महाराज अगर आज्ञा हो तो पूरा किस्सा डिटेल में सुनाओ, गलती हो तो माफ कीजिएगा। हाँ हाँ सुना, किस्सा सुना, आज हम किस्सा ही सुनेंगे। विदूषक जी आप भी सुनिए। तो महाराज मैं अनपढ़ हूँ, गांव में नरेगा में काम करता हूँ। महाराज इसी बैसाख में ना हमारी शादी हुई है और महाराज मुझे ना फिल्में देखने का बड़ा शौक है महाराज। गांव के वीडियो केंद्र में सारी फिल्में देखता हूँ और शाहरुख का तो फैन हूँ महाराज। और फिल्मों में हीरो हीरोइन कितना प्यार करते हैं, कभी खेत खलियान में, कभी पहाड़ में, जंगल में और कभी नाव में बैठकर गाना गाते हैं महाराज। तो वैसे महाराज हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा चल ना वो हम भी ऐसे नाचबो गाबो। और हुजूर पत्नी की पहली इच्छा पूरी करना तो हर पति का धर्म होता है कि नहीं? तो हुजूर हमने सोचा कि नाव में बैठकर नदी में हम भी ऐसे फिल्म के हीरो हीरोइन के जैसे नाचेंगे और गाएंगे। तो इसका मतलब तूने अपराध स्वीकार किया है कि तूने प्राइवेट नदी में नाव चलाया। तुझे अब सजा मिलेगी। हाँ, दंड तो देना पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि प्राइवेट नदी में नाव चलाने पर महाराज छोड़ते नहीं है। पर इसको क्या दंड दिया जाए? महाराज लगता है ये कलाकार है और नाच गाना भी अच्छा कर लेता है। इसे सरकारी विज्ञापन बनाने के लिए संस्कृति विभाग में नौकरी दे देते हैं और पैसे भी नहीं देंगे। एक पंथ दो काज, और ऊपर से नदी में नाव में बैठाकर नाच गाना करवाएंगे, फिल्में बनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। दुनिया वालों को लगेगा हमारा राज्य कितना सुखी और संपन्न है। पर कैसे? बाकी नदी तो सुखी है। महोदय आप भी बड़े भोले हैं। ये कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का। अरे कंप्यूटर से हम नदी में लबालब पानी भर देंगे और अपने सारे खेतों को हरा भरा बना देंगे। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा महाराज। पर पर्यटक जब राज्य में आएंगे तो हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे, तब उसके लिए उनको एक बार राज्य में आना पड़ेगा। और अगर एक बार करोड़ों लोग राज्य में आते हैं तो सोचो अरबों रुपए का मुनाफा होगा, जिससे मुझे, आपको,
मिली मिली सब मिली, मिली मिली सब मिली, मिली मिली सब मिली। और हमें अरे चुप, बोलो। बेरोजगारी स्वाहा, गरीबी स्वाहा, भूखमरी स्वाहा। एक कविता वसंत पर। मैंने भी वसंत को अपनी तरह देखा है। वसंत फिर आ गया बिना आदेश और अनुनय विनय के। ऐसे ही आता है वसंत चुपचाप खिड़की का पर्दा सरकाकर। आप निरपेक्ष भाव से लेटे रहिए, वह आ धमकेगा, सोम से भरा द्रोण हाथों में लिए और आपकी अंगुली पकड़कर खोल से बाहर ले आएगा। नहाई हुई विराट प्रकृति के बीच आप कह उठेंगे, कितना मादक है सब कुछ। प्रखर होता सूर्य हवा में जमी ठंडक को आइसक्रीम की तरह चूस रहा है। चूसने की प्रक्रिया में बूंद बूंद टपकता रस गंध रंग शुष्क काष्ठ में भर देता है लालित्य। पैमाने छलक जाते हैं डालियों और टहनियों पर। आग लग जाती है जंगल में, लाल ही लाल हो जाता है। जित देखो तित लाल, कबीर हो जाता है आदमी। नगर और शमशान की रेखा टूट जाती है। सामान्य और विशिष्ट की सीमा ध्वस्त हो जाती है। बिखरी हुई हड्डियों और खोपड़ियों के बीच भी जगह बनाकर अंकुरित हो जाता है वसंत। कोना कोना, चप्पा चप्पा, रोम छिद्र, केश राशि मालिन की झोली हो जाते हैं। सुविधा प्राप्त गमलों में खिले पुष्प अपनी पहचान खोकर गमकते हुए विशाल प्रांगण का हिस्सा हो जाते हैं। ऐसे में मन करता है कोट के कॉलर पर फूल टाँकने की बजाय दहकती हुई टेसू की एक डाल कवि के दरवाजे पर चस्पा कर दूं और अंकित कर दूं वसंत के पैगाम। प्रेम, शांति, समानता, उन्मुक्तता। वसंत, हम तेरे इसी चरित्र का अभिनंदन करते हैं और धिक्कारते हैं जालिम ज़माने को, जिसने कौन सा अपराध नहीं किया तुझे शिक्षों में कैद करने के लिए। महाभारत किया, सलीबी जंग लड़ी, विश्व युद्धों में इंसानी लाशों से पाट दिया धरती को। एटम बम गिराए, हिरोशिमा के परखचे उड़ाए, महाकाव्यों का जाल फैलाया, मिथकों की चीनी दीवार खड़ी की, मीनारों पर टांग दिए स्वर्ग के प्रलोभन और नरक के आतंक। फिर भी वसंत दंड और पुरस्कार की व्यवस्था की गिरफ्त से बाहर खड़ा तू मुस्कुराता रहा। क्षितिज से लेकर कवि की कुटिया तक गमकता विस्तार क्षुद्र स्वार्थों के नख दंतों के बीच भला कैसे आ पाता। वसंत, तुम अपराजेय हो। तुम्हारे विजय अभियान का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं कंचन तिवारी कांकेर से। मेरी 2 कविताएं प्रस्तुत हैं जिनमें अपने मन के आवेगों को मैंने शब्द दिए हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तेवर बदल लेने चाहिए। तेवर बदल लेने चाहिए। उठता रहे गुबार,
उठता रहे गुबार, ढोती रहे बोझ सीने पर हवा। उठता रहे गुबार, ढोती रहे बोझ सीने पर हवा। न माने धूल तो तेवर बदल लेने चाहिए। उड़ती हों धज्जियां विधेयकों की, उड़ती हों धज्जियां विधेयकों की, बहस बन जाएं संसद के गलियारे। उड़ती हों धज्जियां विधेयकों की, बहस बन जाएं संसद के गलियारे, तो तेवर बदल लेने चाहिए। ज्ञान विज्ञान के मलबे में, ज्ञान विज्ञान के मलबे में दबा निर्बोध बचपन सांस न ले पाए। ज्ञान विज्ञान के मलबे में दबा निर्बोध बचपन सांस न ले पाए, तो तेवर बदल लेने चाहिए। तार तार मर्यादा का आंचल, तार तार मर्यादा का आंचल भी नोचा जा रहा हो न्यायालय में। तार तार मर्यादा का आंचल भी नोचा जा रहा हो न्यायालय में, तो तेवर बदल लेने चाहिए। हर रोज दफन हो रहे हों अरमान, हर रोज दफन हो रहे हों अरमान फाइलों के ढेर में। हर रोज दफन हो रहे हों अरमान फाइलों के ढेर में। चुक जाएं आंसू तो तेवर बदल लेने चाहिए। चुक जाएं आंसू तो तेवर बदल लेने चाहिए। दम तोड़ रहा हो लोकतंत्र, दम तोड़ रहा हो लोकतंत्र और हठ पर उतर आए मूल्यों की जिजीविषा। दम तोड़ रहा हो लोकतंत्र और हठ पर उतर आए मूल्यों की जिजीविषा, तो तेवर बदल लेने चाहिए, तो तेवर बदल लेने चाहिए। छल रहे हों पेट को, छल रहे हों पेट को नारे एजेंडा और प्रोपेगंडा। छल रहे हों पेट को नारे एजेंडा और प्रोपेगंडा। लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई कोई भी हो, तेवर बदल लेने चाहिए, तेवर बदल लेने चाहिए। फर्क बतलाना हो सहलाने और चीर डालने में, फर्क बतलाना हो सहलाने और चीर डालने में। खत्म करनी हो ठकुर सुहाती, खत्म करनी हो ठकुर सुहाती, तो तेवर बदल लेने चाहिए। फर्क बतलाना हो सहलाने और चीर डालने में, खत्म करनी हो ठकुर सुहाती, तो तेवर बदल लेने चाहिए, तो तेवर बदल लेने चाहिए। मेरी दूसरी कविता अब प्रस्तुत है और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है उधेड़ा हुआ वक्त। उधेड़ा हुआ वक्त। प्रस्तुत है कविता। चीरती हुई धूप की परतें, चीरती हुई धूप की परतें, मेरी सुपरसोनिक सलाखें जब बुनने लगेंगी वक्त को। चीरती हुई धूप की परतें, जब मेरी सुपरसोनिक सलाखें बुनने लगेंगी वक्त को अपनी गति से। मेरी सुपरसोनिक सलाखें जब बुनने लगेंगी वक्त को अपनी गति से, शून्य में छिटक जाएंगे अंगार, शून्य में छिटक जाएंगे अंगार। उधेड़ा हुआ वक्त जब लपेट लिया जाएगा उलझने से पहले। उधेड़ा हुआ वक्त जब लपेट लिया जाएगा उलझने से पहले, फिर खोद ली जाएंगी गुफाएं, फिर खोद ली जाएंगी गुफाएं, उगा लिए जाएंगे पहाड़, बो दी जाएगी चांदनी। फिर खोद ली जाएंगी गुफाएं, उगा लिए जाएंगे पहाड़, बो दी जाएगी चांदनी। भीतर धंस गए आदिम संस्कार, भीतर धंस गए आदिम संस्कार उभर आएंगे। भीतर धंस गए आदिम संस्कार उभर आएंगे पुरातात्विक अवशेषों की परतों पर।
उभर आएंगे पुरातात्विक अवशेषों की परतों पर, तो मैं पहचान लूंगी उसके गलफड़ों से फूटे बुलबुलों को। तो मैं पहचान लूंगी उसके गलफड़ों से फूटे बुलबुलों को। टाँक दूंगी लकड़ियों पर पत्तियां, टाँक दूंगी लकड़ियों पर पत्तियां, अपने चांद से काट कर सारी ओजोनी पतंगे, अपने चांद से काट कर सारी ओजोनी पतंगे बिछा दूंगी धरती की छत पर, मैं बिछा दूंगी धरती की छत पर। सहेज कर खिसकी हुई खपरेल, सहेज कर खिसकी हुई खपरेल रोक दूंगी झांकने वाली प्रलय को। सहेज कर खिसकी हुई खपरेल रोक दूंगी झांकने वाली प्रलय को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ मित्र अप्रैल 2019 के अंक में मेरी एक कहानी छपी थी। उस कहानी का पाठ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है छोटी बड़ी घंटियाँ। सैकड़ों घंटियों की एक साथ आवाज़ें। यह मंदिर की घंटियों की ध्वनि नहीं थी। ये ध्वनियाँ दूर से पास आती नींद में खलल डाल रही थी। कुमुद उन्नीदी थी, रात भर ठीक से सो न सकी थी। नई जगह पर पहली रात कभी कभी बड़ी बेगानी लगती है, और अगर रात में अचानक नींद खुल जाए तो आदमी एक क्षण को भौचक हो छत की ओर एकटक देखकर कुछ समझने का प्रयास करता है कि आखिर वह किस जगह पर है। कभी कभी अपने घर में सोते हुए भी असंगठित हो जाता है। फिर कुमुद तो अप्रत्याशित तबादले द्वारा अपने गृहग्राम से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर थी। एक दिन पहले ही कार्यभार ग्रहण किया था। एक कस्बा, वह भी प्राचीन तौर तरीके से सुसज्जित। घरों में एक ही छोटी सी खिड़की, घर के बाहर शौचालय। स्टाफ के एक सहयोगी के प्रयास से एक छोटा सा किराए का मकान मिला, जिससे सटा हुआ गौशाला और वहीं से खेतों की कतार दूर तक विस्तारित थी। कमरे के भीतर शाम से ही झींगुरों ने कब्जा जमा लिया था। 2-4 झींगुर तो बिस्तर पर ही चढ़ाए थे। कुछ दूसरे कीट भी उड़ उड़कर आ बैठे थे। जब कुमुद ने उन्हें भगाना चाहा तो वे अकड़कर मूँछों पर ताव देते हुए उन्हें एंटीना की तरह ऊपर नीचे घुमाते हुए जैसे आदेश दे रहे थे कि कुमुद जमीन पर ही बिछौना बना ले। पूरी रात चाय चाय के स्वर से किसी जंगल का एहसास करा रहे थे। दूर से झींगुर की आवाज़ कंठप्रिय लगती है, कविता लिखने को प्रेरित करती है, लेकिन सिरहाने पर पूरी रात झींगुरों का गान कर्कश लगता है। कहावतें ऐसे ही तो बनी होंगी जैसे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुमुद ने झींगुरों को दोबारा भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि नींद को योग समझकर झींगुरों की कर्कश ध्वनि के साथ समायोजित करने के प्रयास में कभी अचानक जाग जाती तो कभी धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती। जैसे योग दिवस के दिन योगाभ्यास के दौरान योग गुरु के यह कहने पर कि आप आंखें बंद कर अपनी आती जाती सांसों की आवाज़ सुनिए। इस दौरान आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, पर बार बार ध्यान मग्न होने के बाद भी बीच बीच में पेड़ पर बैठी चिड़ियों का चहकना ध्यान भंग ही कर देता। घंटियों की ध्वनि अब बिल्कुल पास सुनाई देने लगी। छोटी बड़ी घंटियों की ध्वनियाँ जैसे बरसात में खेतों से मेढ़कों के तरह तरह से टकराने की आवाज़। कुमुद आंखें मलते हुए उठ बैठी और गली नुमा सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे से बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सामने देखा सैकड़ों की संख्या में गाय बैलों का समूह एक निश्चित गति से धूल उड़ाता, गले में बंधी छोटी बड़ी घंटियों की ध्वनि करता एक अनुशासन में आगे बढ़ता चला जा रहा था।
एक चरवाहा सिर पर बांस की हैठनुमा छतरी ओढ़े, जो लाल हरे फुदरों से सजा हुआ था, हाथ में एक कलात्मक डंडा लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में गो समूहों को हाँक रहा था। इस समय वह किसी देवदूत सा ही दिखाई दे रहा था। कुमुद बालकनी में खड़ी उस गली से भी लंबी मवेशियों के उस कतार को, झुंड के सबसे पीछे चल रही सबसे कमजोर गाय और उसके दुधमुहे बछड़े को, जो चलते चलते माँ की थन में मुंह मारने की कोशिश कर रहा था, जाते हुए देखती रही। उस रेले के गुजर जाने के बाद गली में गोबर, गोमूत्र और धूल की मिलीजुली गंध फैल गई थी। बहोरन रोज सुबह गायों को हाँकते हुए गली से निकलता, फिर वही घंटियों की ध्वनियाँ कानों में गूंजती। ये ध्वनियाँ अब कुमुद के लिए अलार्म का काम करती। अब उसे इन ध्वनियों की आदत हो गई थी। महाविद्यालय प्रांगण को छूता हुआ बांधनुमा विशाल तालाब और उसके एक सिरे पर छत्र की आकृति लिए बरगद का एक पेड़ रहस्य जैसे कुमुद को अपनी ओर आकर्षित करता। तबादले के बाद भतीजे अविनाश ने गूगल पर देखकर कहा था, बुआ आपका कॉलेज तो जंगल में है, वहाँ एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। सुनकर कुमुद एक क्षण को विचलित हो गई थी। उसकी कल्पनाओं में दूरस्थ अंचल का सुविधा विहीन कॉलेज दिखाई देने लगा था। ब्रह्म राक्षस, वह बावड़ी, बरगद का पेड़ मिलकर कुमुद के मस्तिष्क में कवि मुक्तिबोध की रचना संसार को साकार कर रहे थे। बहोरन और गायों का समूह उस बरगद की छांव तले विश्राम करते, फिर गाय बैल तालाब से अपनी प्यास बुझाकर बहोरन के निर्देशानुसार पास के जंगल की ओर प्रस्थान करते। कुमुद की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने आखिर एक दिन बहोरन और उसकी बांसुरी से परिचय प्राप्त कर ही लिया, जब उसकी बांसुरी कमर में बंधे गमछे से निकलकर उसके ओंठों पर चढ़ आई थी। बहोरन के साथ उसका कुत्ता झबरा भी होता। जब गाय बैल पानी पी रहे होते और पानी में हो रहे हलचल से मेढक पानी के ऊपर उछाल मारते हुए कभी डूबते तो कभी अपना सिर निकाल लेते, झबरा उन्हें ध्यान से देखता और उन पर छलांग लगा देता। फिर जैसे अपनी असफलता को छुपाने के लिए पानी पीने का उपक्रम करता। बहोरन कहता, झबरा बैहा हो गए का हो, और झबरा कूँ कूँ कर जैसे अपने मालिक को जवाब देता। उन दोनों का रिश्ता इंसानी रिश्ते से कमतर न था। बहोरन और चंपा निसंतान दंपति थे। वे अपना सारा स्नेह झबरा पर ही लुटाते। बहोरन जब दोपहर का भोजन लोटा जैसे एल्यूमिनियम के पात्र से निकालता तो दोने में रखी कांदा भाजी की महक तो कभी कड़ी भात झबरा को भी ललचाता। आखिर उसे पता होता कि देगची में रखे भोजन में उसका भी थोड़ा हिस्सा है। सारा दिन जंगल में गाय बैलों के गले में बंधी टुन टुन करती घंटियाँ, तरह तरह के पक्षियों का चहकना, जरा सी आहट पर झबरा का भौंकना और बहोरन की बांसुरी की स्वर लहरी का सामंजस्य बहोरन को आनंद और रोमांच से भर देता। गोधूली बेला जंगल से लौटते बहोरन के मुखमंडल पर मलिनता होते हुए भी एक चमक धूल धूसरित परत नीचे से थोड़ी सी दिखी जाती, जैसे बादलों से ढके सूरज की आभा किनारों से झांकने लगती है। आज बहोरन के पड़ोस में रहने वाले रामदयाल साहू के मोबाइल पर बहोरन के लिए खबर आई कि उसे अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाना है। जमीन विवाद का मामला है। चंपा की एक बड़ी बहन है जो गांव में ही ब्याही है। पति खेती किसानी के साथ कभी कभी मुंशीगिरी जैसे काम कर लेता है। फिर भी 4 बच्चों की परवरिश के लिए रुपए कम पड़ते। सास ससुर की मृत्यु के पश्चात अब उनकी पैतृक संपत्ति चंपा और बड़ी बहन सोनमित को ही मिलेगी। बहोरन ने कभी ससुराल की जमीन के लिए लालच नहीं किया, लेकिन चंपा जमीन के उस टुकड़े को माता पिता की निशानी समझकर उसमें अपना हिस्सा लेना चाहती थी। उस जमीन के बहाने ही चंपा का मायके से रिश्ता भी बना रहेगा, नहीं तो लोगों को रिश्तेदारियों को बुला देने में कितना समय लगता है। एक बार जीजा जी ने चंपा से कहा था, चंपिया तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं नहीं, जमीन लेकर क्या करोगी? चंपा ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं।
ऐसी हंसी मजाक और सामान्य सी बातें कब गंभीर हो जाएंगी और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगी, चंपा को पता नहीं था। सुनमित बड़ी बहन थी, इसलिए माता पिता की मृत्यु के पश्चात जमीन उसके नाम पर हो गई। पति की नीयत तो पहले से ही खराब थी। ग्राम पंचायत में निराकरण न हो पाने के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बहरन को कोर्ट कचहरी की बातें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन चंपा के कहने पर वह अपने ससुराल कटघोरा जाने के लिए चंपा के साथ बस में बैठ गया। बिलासपुर पहुंचने के पहले ही ड्राइवर ने बस की गति धीमी कर दी, क्योंकि उसके आगे भी कई गाड़ियां रुकी हुई थी और जाम की स्थिति बन गई थी। लोग बस और दूसरी गाड़ियों से उतरकर जाम का कारण जानना चाह रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे और देर होने के कारण परेशान हो रहे थे। सभी को आगे निकलने की जल्दी थी। एक व्यक्ति जो गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गया था, लौटते हुए बता रहा था, अरे एक्सीडेंट हो गया है, 2 गाड़ियों को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, इसीलिए कुछ लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। कहते हुए गुटखे की पीक को उसने अपने ही पैरों के पास पच से थूक कर अपनी बेपरवाही और देर होने की परेशानी का जैसे परिचय दे दिया। फिर पैर की उंगलियों पर पड़ गए पीक को दूसरे पैर के चप्पल से पोंछने की कोशिश करने लगा। बहरन से रहा नहीं गया और चंपा के रोकने पर भी यह कहते हुए बस से उतर गया कि और लोग जाते हैं, तय बैठे रह, मैं देख के आवत हूँ। बहरन जहाँ भीड़ इकट्ठी थी उधर ही बढ़ गया। 2 मृत गायें सड़क के आधे हिस्से पर पड़ी हुई थी। उनके ऊपर प्लास्टिक के बोरे डालकर ढकने का प्रयास किया गया था, लेकिन चारों पैर बोरे से बाहर झाँक रहे थे। पेट फूल जाने से गायों का शरीर बेडौल हो गया था। कुछ उत्साही युवक गाय माता की जय की आवृत्ति कर रहे थे, तो कुछ युवक पालथी मार सड़क के बीचों बीच बैठे हुए थे। बहरन के लिए यह नया अनुभव था। उसे मामले की गंभीरता नहीं पता थी। उसने पास खड़े एक आदमी से हिम्मत जुटाकर पूछा, एक गाय मन एमने कर हवे का? उस आदमी ने बहरन की ओर बिना देखे संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं। उस आदमी की शक्ल देखकर बहरन चाहकर भी कुछ और पूछने की हिम्मत न जुटा सका। वह धीरे से पीछे मुड़ा और बस में आकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस के आने पर युवकों का गुस्सा शांत हुआ। मामला शांत होने पर गाड़ियों को मरी हुई गायों को किनारे से निकालकर आगे बढ़ाया जाने लगा। खिड़की के पास बैठे सवारी झांककर मृत गायों को देख रहे थे। बहरन के मस्तिष्क में पिछले साल की घटना कौंध गई। एक गाय सड़क पर गाड़ी की ठोकर से घायल हो गई थी। वहीं ठोकर मारने वाला मोटरसाइकिल सवार भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसे लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया था और गाय वहीं सड़क किनारे देर तक बैठी रही। किसी का ध्यान शायद उसके जख्म और दर्द की ओर नहीं गया। कटघोरा जाने वाली सड़क पर गाय बैल झुंड के झुंड खड़े जुगाली कर रहे थे। गाड़ी चालक बड़ी मुश्किल से वाहन चला पा रहे थे। बहरन मन ही मन सोचने लगा कि लोग चौपायों को यूं ही क्यों खुला छोड़ देते हैं, उन्हें गौशाले में क्यों नहीं रखते। बरसात में जमीन गीली होने के कारण मवेशी सड़क पर ही बैठे या तो खड़े दिखाई देते हैं। चूँकि सड़क सूखी होती है, चौपाए भी वहीं आराम से जम जाते हैं। उन्हें गाड़ियों की आवाजाही और चालकों की परेशानियों से क्या मतलब। जब पढ़े लिखे आदमी की समझ विकसित नहीं हो पाती तो ये तो ठहरे जानवर। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद चंपा के हिस्से 5 खेत और एक जगह समतल भूमि जिसमें कभी दलहन की खेती होती थी मिले। 2 खेत बिल्कुल सड़क के किनारे थे। बहरन ने इस बरसात ज़्यादा समय कटघोरा में ही बिताया। अपने चचेरे साले के घर रुक कर वह सड़क किनारे के दोनों खेतों को समतल करता रहा और एक सहयोगी मजदूर की सहायता से छपरी बनाने में लगा रहा। लोग उस पर हंसते। बहरन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। लोग तो उसे पहले से ही बैहा कहते रहे हैं। यह दुनिया की रीत ही तो है। गायों की सेवा में यदि कोई बड़े नाम वाला व्यक्ति यह काम करता तो उसकी वाहवाही होती और उसके यश में और बढ़ोतरी हो जाती।
बहरन की मेहनत और प्रयास से 2 छपरी बन गई। छत को छींद और फूस से छा दिया गया। अब बहरन की कल्पना में गाय बैल अपने बछड़ों के साथ उन छपरियों के नीचे चैन से बैठे जुगाली कर रहे थे। अब सूखी भूमि की चाह उन्हें सड़क पर नहीं ले जाएगी और कोई चौपाया सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। सोचते हुए बहरन के मुखमंडल पर संतोष भरी मुस्कान तैर गई, लेकिन अगले क्षण ही चेहरे पर मलिनता उभर आई। बहरन को छबीले से कितना लगाव था। उसकी कजरारी आंखें, अल्हड़पन, इठलाकर चलना वह समूह में सबसे अलग नजर आती। चंपा भी छबीले की खूब देखभाल करती। छबीले में एक ही बुरी बात थी जो उसकी जान की दुश्मन बन गई। पॉलीथीन के जहरीले रसायन ने आखिर एक दिन उसकी जान ले ली। पिछले एकादशी को ही तो बहरन ने मोर पंखों से बनाई गई एक सुंदर सी सोहई उसके गले में बांधी थी। उसमें एक छोटा सा शीशा भी लटका दिया था। कभी जब छबीली स्थिर होती तो बहरन उसकी पीठ और गले पर हाथ फेरता और शीशे में अपना चेहरा देख अपनी खुमरी को घुमाकर सिर पर ठीक से जमा देता। बहरन ने छबीली के गले में सोहई इसलिए बांधी थी ताकि वह आकर्षक दिखे, साथ ही वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सोहई ने छबीली की सुंदरता तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी रक्षा न कर सकी। छबीली के मरने के बाद बहरन कई दिनों तक गाय चराने नहीं जा सका। चंपा के चेहरे पर भी कई हफ्तों तक उदासी छाई रही। इस घटना के बाद बहरन कुछ अजीब व्यवहार करने लगा। रास्ते पर पड़ी पॉलीथीन थैलियों को उठाकर एक झोले में भरता जाता। लोग उसे ऐसा करते हुए देखते, लेकिन कारण नहीं समझ पाते। जब गाय बैल बाधा टोला के बड़े तालाब से पानी पी रहे होते तो बहरन तालाब के किनारे कीचड़ में अपने डंडे की सहायता से पॉलीथीन की थैलियों को गाड़ देता। फिर बरगद की घनी छांव में इत्मीनान से बैठ जाता। जब सभी चौपाए पानी पीकर तृप्त हो जाते तो वह खुशी खुशी उन्हें हाँकते हुए जंगल की ओर ले जाता। चंपा ने अपने कंधे पर सिर रखकर सोते बहरन को झिझोड़ कर उठाते हुए कहा, उठ, कटघोरा पहुँच गए, नहीं उतरवे का। चंपा को नहीं पता कि पिछले 1 घंटे से बहरन की पलकों के पीछे कितने सुनहरे सपने पलकर जवान हो चुके थे। कुछ सपने तो पहले ही साकार हो चुके थे। चंपा भी तो मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। माता पिता की विरासत आखिर उसे बार बार मायके खींच ही लाती है। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड। But believe me, this is nothing but the collective karma of humankind. सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है। पर हमने उसको वो इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा। हमें समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। अब जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना। कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के, और मुझ जैसे बॉलीवुड हीरो हैं बस नाम के। नमस्कार साथियों, मैं कुसुम माधुरी टोप्पो आज
आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कविता लेकर। मेरी कविता का शीर्षक है मैं आदिवासी। मैं आदिवासी सभ्य समाज से कटा, दूर पहाड़ जंगल है मेरा आसियाना। कलकल गाती नदियाँ निर्झर झरते झरनों से राग मिलाकर चलता हूँ। जब देखता बड़े बांध जिसमें डूबते मेरे जल जंगल जमीन, रो पड़ता हूँ मैं। ऊंची पर्वतों के सघन पेड़ों की टहनियाँ हवा से टकराती बल खाती देख झूम उठता हूँ मैं। जब विकास की धारदार कुल्हड़ियाँ उस पर वार करती टूट जाता हूँ मैं। खेत की लहलहाती फसल देख गदगद हो जाता हूँ मैं। पलक झपकते कंक्रीट का आलीशान महल देख सहम जाता हूँ मैं। दिन भर मेहनत की अधपेटा भात खाकर स्वच्छंद हवा में चैन की नींद सोता था मैं। अब पेट भर भात पर भी चिंताओं से घिर जाता हूँ मैं। ना किसी का एहसान था मुझ में, मेहनत मजदूरी कर 2 जून की भात जुगाड़ कर लेता था मैं। अब मुफ्त की भात ना पचती किसी के एहसान तले दबा जाता हूँ मैं। मेरी झगड़े मेरे पंचायत में निपटती थी, अब सलाखों के पीछे बेमौत मारा जाता हूँ मैं। दूसरी कविता का शीर्षक है एक सवाल। 4 दीवारी के मखमल पर्दों के ओट से झांकने वाले मनु उतर आवो जमी पर। 4 दीवारी के मखमल पर्दों के ओट से झांकने वाले मनु उतर आवो जमी पर। देखो उन निरीह प्राणी को, अब भी है अंधकार, भूख और कुलबुलाती प्राण। नगण्य अलख जगी शिक्षा देख, सवाल पे सवाल होते हैं क्यों। थोड़ी सी जीने बढ़ने का हिस्सा मिल जाता उसे, बैर भाव पनप जाता है क्यों। चकाचौंध शहरों से दूर पर्वत प्रदेश में रहता, रोज मरमर कर जीता, अब भी कोसों दूर है तुम्हारे कद नापने में। अर्था भाव से लांघ ना पाता शिक्षा का मंदिर। उन तबकों की बहु बेटियां दलालों ठगों के हाथों महानगरों ले जाकर रोज मरती बलि चढ़ती किसी अयासी मर्द के हाथों, तब बढ़ते नहीं रक्षा को, मूक दर्शक बन जाते हो क्यों। 4 दीवारी के मखमल पर्दों के ओट से झांकने वाले मनु उतर आओ जमी पर। अगला कविता का शीर्षक है 2 पार्टों में बटी आदिम जाति। 2 पार्टों में बटी आदिम जाति, गुजरे दिन थे जब उल्लासित होती प्रकृति, कर्मा सरहुल की पराग झरती थी रात भर। मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़कर मांदर की थाप पर डूब जाता था आदिम गांव। कंठों में उतर और विलस्वर, द्वेष राग का गंध दूर तक नहीं। कंठों में उतर अरविल स्वर, द्वेष राग का गंध दूर तक नहीं। निश्चल प्रेम की धारा बहती, धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। धर्म का डंका बजा, 2 पार्टों में बट गई आदिम जाति। मोल भाव पर बिक गए सत्ता और धर्म वीरों के हाथों। मदारी ने डंडा घुमाया, नाचता रहा, नचाया गया, नाच रहा है अब तक, नचाया जाएगा कब तक। मदारी ने डंडा घुमाया, नाचता रहा, नचाया गया, नाच रहा है अब तक, नचाया जाएगा कब तक। सफ़ेद पोस के काले करतूतों पर अंधभक्त होकर भाई से टकराने लगा और लड़ रहा आपस में धर्म के नाम। कुल एक प्रकृति माँ का वह संतान, सिर्फ दिखती उसे हिंदू की हिंदुआई और ईसाई की ईसाईयत। ऐसे तानों बानों में उलझा, अपनों पर दोष ढूंढता,
मनुष्यता की धर्म छोड़ निकल पड़ा खूनी राह पर। बहकावे में आकर प्यासा हुआ अपनों का। सुना था देश की आज़ादी के समय भारत पाक विभाजन हुआ। आज अपनी आदिम जाति बिरादरी से विभक्त हुई। धर्म में होती है अमन चैन, सिखलाती प्रेम दया और क्षमा, पर यहाँ अंतर्युद्ध छिड़ा है। राजनयिकों ने चिनगारी फेंकी, सुलग गई वह अंतस में। राजनयिकों ने चिनगारी फेंकी, सुलग गई वह अंतस में, और धधक रही ज्वाला भीतर ही भीतर। साजिशों का भंवर में फंसकर तोड़ दी उर से बंधन अपनों से, और मेरी आदिम जाति चल पड़े दो राहों पर। अगली कविता का शीर्षक है तोड़ रही वह तेंदू पत्ता। तोड़ रही वह तेंदू पत्ता, जेठ के चिलचिलाती दोपहरी, पीठ पर बंधा है शिशु, सिर पर लदे पत्तों की गठरी, इस पौधे से उस पौधे तितली सा फिरती, भूखी प्यासी है फिर भी पेट के खातिर तोड़ रही वह तेंदू पत्ता। मध्याह्न का चढ़ता दिन, अग्नि बरसा रहा है सूरज, बिछ गए धरती पर सेकते गर्म अंगार, नंगे पैरों में भी रत मेहनत कर इज्जत ढांकने के खातिर तोड़ रही वह तेंदू पत्ता। बंधा पीठ पर शिशु की गर्माहट पाकर, कोमलता से सांसें थामती, सैकड़ा शतक का अंदाज लगाती, नर्म कोमल पत्ते तोड़ती जाती, पीठ पर लुटपुटाता निर्बोध सोता वह बालक, उसे ज्ञान बोध कराने खातिर तोड़ रही वह तेंदू पत्ता। अगला कविता का शीर्षक है मेरा गांव। मेरा गांव खेत खलिहानों के मध्य बसा, छोटे छोटे पगडंडियों से जुड़ा मेरा गांव। बड़ी भोर चिड़ियों की चहचहाहट, मुर्गों की बांग से जाग उठता मेरा गांव। माना ढेकी की ढुक ढुक शोर नहीं मचाते अब, फिर भी चिड़ियों सा चहकता मेरा गांव। खलिहानों पर बिखरे धान की बालियों पर रौंदते बैलों की रगड़ से महक जाता मेरा गांव। कड़कती ठंड में घास फूसों में जमे पाला पर सूर्य की किरणों सा चमक उठता मेरा गांव। उधर घर पर चूड़ियों की खनक के साथ धुलते बर्तनों की ध्वनि से ध्वनित होता मेरा गांव। पूरा दिन खेत खलिहानों में मेहनत कर पहाड़ पर्वतों के चारागाहों से मवेशियों के साथ लौटता जब संध्या काल, और अमृत बरगद बांस की नीड़ों पर लौटे चिड़ियों की चहक के साथ सराबोर हो जाता मेरा गांव। और अगली कविता का शीर्षक है मन करता लौट जाऊं अपना गांव। मन करता लौट जाऊं अपना गांव। यहाँ ना कोई ना यह शहर मेरा, यहाँ ना कोई ना यह शहर मेरा, आँख भर झांकती उस बड़े बंगले को जहाँ मजदूरी की रोटी पकती थी मेरी। आँख भर झांकती उस बड़े बंगले को जहाँ मजदूरी की रोटी पकती थी मेरी। अब नहीं वहाँ मेरी रोजी, अब नहीं वहाँ मेरी रोजी, है वहाँ छल और घृणा। आया जब बड़े देश से कोरोना की खबर, हो गई मैं उनसे बेगानी। ना मेरी दुहाई सुनी ना मजबूरी, निकाल दिया मुझे मेरी हालात पर। सपने लेकर जूठे बर्तन मांजे, ललचाया मन कभी उनके मीठे पकवान बनाते, फिर भी छुआ ना उसे। मिल जाता जूठन तब भी खा लिया प्यार से। मालिक कभी पड़ा बीमार, सेवा दी इन हाथों से। छोटा नन्हा रोता कभी रात जाग कर दुलारती, चंदा मामा के गीत सुनाकर निंदिया बुलाती। बड़ी भोर उस नींदी में भी कोने कोने के गर्द पूछती।
आंसुओं के बूंदों से घर आंगन धोती, अपना दर्द भुलाकर दर्द उनका अपना लेती। पर अब साये भर का छत उजड़ गया, निकाल दी गई उस घर से। जाऊं मैं कहाँ ऐसे उजड़े चमन में, जाऊं मैं कहाँ ऐसे उजड़े चमन में। लीलती मुझे सन्नाटा, डरती उन पिशाचों से जिन्हें आता आबरू पर खेलना। आई हूँ मीलों दूर से, भटक रही हूँ मैं इन अंधेरी गलियों में। यहाँ मेरा कोई नहीं, मन करता लौट जाऊं अपना गांव। छोड़ आई थी बरसों पहले मंजूरी के वास्ते, सपने ढोकर अपनों के विस्तृत शहर का यह कोना। मंजूर नहीं मेरी किस्मत को, मन करता लौट जाऊं जिस गांव में बहती प्रेम की नदियाँ। पहाड़ का आंचल मुझे समेटता, जंगल की रंग बिरंगी तितलियाँ मुझे दुलारते। पशु पक्षी मुझे पहचानते, सूखे पोखर में भी जल निकलता। पेड़ पौधों के छांव मिलते, मेड़ों में रास्ते निकलते। मेरी आहट सुन पगडंडियों के फूल झरते। ऐसा है मेरा गांव, मन करता लौट जाऊं अपना गांव। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, कांकेर छत्तीसगढ़। साथियों, हम सभी जानते हैं अभी पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है और ऐसे में काफ़ी परिवर्तन अपने आसपास के वातावरण में हम लोगों ने महसूस किया है, सोच में भी बदलाव आया है। और इसी पर केंद्रित दो कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कविता शीर्षक है घर सचमुच घर लग रहा है। मकान के दायरे से निकलकर घर सचमुच घर लग रहा है इन दिनों। मकान के दायरे से निकलकर घर सचमुच घर लग रहा है इन दिनों। सबका ख्याल रखते हैं, पूछते हैं हाल, एक साथ बैठकर करते हैं बातचीत, साथ साथ खाते हैं, चाय भी पीते हैं साथ ही बैठकर। किसी के क्षण भर भी न दिखने पर कुछ इस तरह पूछते हैं सबके सब, जैसे बन गया हो कम दबाव का क्षेत्र और आ गया हो कोई चक्रवात। किसी के क्षण भर भी न दिखने पर कुछ इस तरह पूछते हैं सबके सब, जैसे बन गया हो कम दबाव का क्षेत्र और आ गया हो कोई चक्रवात। संकट में ही सही बहुत दिनों बाद घर लगने लगा है घर। संकट में ही सही बहुत दिनों बाद घर लगने लगा है घर। नहीं जा रहा है ध्यान मकान की दीवारों में आ गई दरारों पर। नहीं जा रहा है ध्यान मकान की दीवारों में आ गई दरारों पर। कहाँ करनी है मरम्मत, कौन सी दीवार हो गई है कमजोर। ध्यान ही नहीं इन दिनों शायद ऐसा इसलिए कि जब मकान बन जाता है घर तब हट जाती हैं दरारें खुद ब खुद। शायद ऐसा इसलिए कि जब मकान बन जाता है घर तब हट जाती हैं दरारें खुद ब खुद। रिश्तों का रंग भी गहरा लगने लगा है इन दिनों। रिश्तों का रंग भी गहरा लगने लगा है इन दिनों। अरसे से जिनसे बात नहीं हुई सब के सब कुछ इस तरह बतिया रहे हैं जैसे छोटी हो गई हो दुनिया। सब के सब कुछ इस तरह बतिया रहे हैं जैसे छोटी हो गई हो दुनिया। और डाइनिंग टेबल पर ही उतर आया वो रिश्तों का इंद्रधनुष। बच्चे बड़ों का ख्याल रख रहे हैं, बड़े बच्चों का। बच्चे बड़ों का ख्याल रख रहे हैं, बड़े बच्चों का। माँ की आंख का मोतियाबिंद भी कुछ कमजोर सा पड़ गया है इन दिनों। माँ की आंख का मोतियाबिंद भी कुछ कमजोर सा पड़ गया है इन दिनों। साफ साफ दिखने लगा है हर चेहरा। साफ साफ दिखने लगा है हर चेहरा। लेकिन पता नहीं क्यों
डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है। संकट में ही केवल घर क्यों घर लगता है, संकट में ही घर क्यों घर लगता है। मेरी दूसरी कविता शीर्षक है कोने का प्रश्न। घर के एक कोने ने बहुत विनम्रता से पूछा मुझसे, घर के एक कोने ने बहुत विनम्रता से पूछा मुझसे, आजकल क्या बात है, मेरी सफाई का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। घर के एक कोने ने बहुत विनम्रता से पूछा मुझसे, आजकल क्या बात है, मेरी सफाई का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। कल मकड़ियां बातें कर रही थी आपस में कि क्या सूख गई है हमारे अंदर की ग्रंथि। कल मकड़ियां बात कर रही थी आपस में, क्या सूख गई है हमारे अंदर की ग्रंथि, जाने बुने नहीं जा रहे। कल मेरे ही समीप खड़े होकर बच्चे भी कर रहे थे बातें आपस में, कल मेरे ही समीप खड़े होकर बच्चे भी बातें कर रहे थे आपस में। आजकल पापा घर में ही रहते हैं और मम्मी भी, कितना अच्छा लगता है। मैं कोना हूं ना, जिसे कहना होता है कुछ मन का, मेरे ही पास आता है। मैं कोना हूं ना, जिसे कहना होता है अपने मन का, मेरे ही पास आता है। शायद मुझ पर भरोसा है सबको, शायद मुझ पर भरोसा है सबको। कोने ने देखा मुझे सशंकित नजरों से, फिर कहा, यह तुम्हारे अंदर आया कोई परिवर्तन है या कुछ और। फिर कहा, यह तुम्हारे अंदर आया कोई परिवर्तन है या कुछ और। मुझे भी अच्छा लगता है साफ सुथरा दिखना। कल तक मकड़ियां तांडव मचाती थी, बदरंग हुआ करता था मैं, यह परिवर्तन मुझे भी अच्छा लगा। संभव हो तो ऐसे ही रहना, संभव हो तो ऐसे ही रहना। सुनकर कोने की बातें हिल सा गया मैं, सुनकर कोने की बातें हिल सा गया मैं। बाहर के इस कोने ने आज दिखा दिया मुझे अपने अंदर का कोना। बाहर के इस कोने ने दिखा दिया आज मुझे अपने अंदर का कोना। बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ नेहा कश्यप, इब्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो इस पैंडमिक में हर कोई अपने अपने घर पे है, अपने घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारा नेचर भी हील हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब कम हो गए हैं। पर इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है, कोई सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो है हमारे मजदूर भाई लोग। आजकल हम हर रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई कहीं भूख से मर गया, तो कोई सड़क हादसे में मारा गया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ खास कर नहीं रही है। तो मैंने उनके स्थिति पर एक कविता लिखी है। तो ये मज़दूर की कहानी कह सकते हैं हम। एक मज़दूर कहता है कि मेरी माँ के सपनों को आंसू में बदलते देखा है मैंने, मेरे बेटे की किलकारी को चीख में बदलते देखा है मैंने। हाँ, मेरी भूख को लाचारी में बदलते देखा है मैंने। ऐ ज़िंदगी मजबूरी को पैदल चलते देखा है मैंने। मेरी तड़प का दाम लगते देखा है मैंने, मेरी भूख पर दया का नाम लगते देखा है मैंने। घर सूना कर भूख मिटाने वाला काम देखा है मैंने, और गरीबी की आड़ में अपनी बहन का अंजाम देखा है मैंने। ऐ ज़िंदगी इस बीच अपने नाम को बेनाम होते देखा है मैंने। होते होंगे तुम्हारी समस्याओं के समाधान, मेरी तकलीफ़ों पे अपनों का बलिदान देखा है मैंने। चाह क्या थी मेरी, घर ही तो जाना था, सब कुछ जानकर लोगों को अनजान बनते देखा है मैंने। खुदा गवाह है, कभी एक वक्त की रोटी तो कभी अपनी नन्ही सी बेटी में भगवान देखा है मैंने। पर इस समय इस युग में इंसानियत खोता इंसान देखा है मैंने। तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा मेरा कि आप जितनी और जिस तरीके से इन मज़दूरों की हेल्प कर सकते हैं करें। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी ये कविता उन बहुओं को समर्पित है जो परिवार को जोड़े रखने से कहीं अधिक अपने अहम को महत्व देती हैं। नारी ईश्वर की पूर्ण कला, जित सारे गुण समाये, किस गुण बढ़ चढ़ कौन लखे, स्व स्वभाव दिए बतलाए।
जिन वाणी कर औषध सके तिन काहे चुनत अरि चोट। 2 दिन मानुष जन्म मिलियो चुन ले खरी या खोट। सब कहते दिवस गंवायो अब बस कहना ले सीख। भाग सुभाग कहूँ जा न सके दे पूतों को संस्कारों की सीख। शिक्षावती स्फूर्तिशाली तुम चतुर अन्य कलाएं भी निश्चित होंगी। 36 गुण हर नार दियो कह साधु श्रेष्ठ अरु उत्तम ढोंगी। तुम ज्येष्ठ तुम श्रेष्ठ बनो मम लघुमति दियो समझाए। मात्रा आ की हटा हो सखीरी एक ही देव लगाए। छोटा सा एक परिवर्तन सारा अर्थ बदली कर जाए। परिवर्तित अपना को कर दे अपने सब बन जाए। कर संयुक्त पृथक पृथक को सृजना तू कहलाए। सृजना तू कहलाए। 4 लाइनें अपने हिंद को समर्पित करती हूँ। नख से शिक तक भारत माँ का ये स्वरूप चलो आज गढ़े। चरणों में रख दें आत्मसमर्पण आंचल उन्मुक्त गगन का साथ गढ़े। स्मरण शहीदों का हृदय स्थल हो गले सुशोभित गर्व की माला। हस्त मध्य रखे धर्म संस्कृति हिंदी सर का ताज गढ़े। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गायत्री आलोक स्वर्णकार जिला जसपुर में कुनकुरी में लेक्चरर के पद पर पदस्थ हूँ। आज आप लोगों के सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है आईना है मेरे मन की आँखें। यह कविता उस छोटे से बालक के चित्र को देखकर लिखा गया है जो देख नहीं सकता किंतु देव विसर्जन के हुजूम को महसूस करना चाहता है। उसके उत्साह को उनके सामीप्य को महसूस करना चाहता है। तभी एक पत्ती उस मूर्ति से उड़कर उसके हाथ में आ गिरती है और उसे वो हाथ में लेकर गर्व से मुस्कुरा उठता है। आईना है मेरे मन की आँखें। आईना है मेरे मन की आँखें। तू मेरे संग है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। चाहता हूँ लूँ नाप तुझे। चाहता हूँ लूँ नाप तुझे पढ़ लूँ तेरे अक्स में। मंदिर है सांसों का हर एक कोना। मंदिर है सांसों का हर एक कोना। जज्बा सा है तू। जज्बा सा है तू और स्पर्श में। ले देख तू मेरे हाथों में है बित्ते भर। ले देख तू मेरे हाथों में है बित्ते भर। तू मेरे लिए है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। खोज लिया है तुझे मैंने। पा लिया है तुझे मैंने। हस्ती है तेरी मेरे ही अंदर। बांसुरी सी पोंगी हैं मेरी धमनियाँ। बांसुरी सी पोंगी हैं मेरी धमनियाँ। लय सा है तू और हृदय सा मैं। कह सकेगा जुदा हूँ मैं तुमसे। तू मेरा वजूद है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। सच है कि तू रहता है जन्नत में। सच है कि तू रहता है जन्नत में। पर पहुँच कम नहीं मेरी भी। पर पहुँच कम नहीं मेरी भी। तू देखता है अपनी गढ़ी हुई बुतों को। तू देखता है अपनी गढ़ी हुई बुतों को। मुझे हर बुत में तू नजर आता है। छू लिया है तुझे मैंने। छू लिया है तुझे मैंने। तू अछूता नहीं है। मेरी पहुँच में है तू और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरी पहुँच में है तू और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आईना है मेरे मन की आँखें। तू मेरे संग है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरी दूसरी रचना माँ पर आधारित है। माँ की भावनाएं, माँ का एहसास किसी शब्द से
बांधी नहीं जा सकती। मैंने चंद पंक्तियों में उसे समेटने का प्रयास किया है। माँ तुमसे अलग कहाँ, माँ तुमसे अलग कहाँ, मेरा वजूद आईने की तरह तू मुझ में शामिल है। अक्स मेरा मगर मुझ में सीरत तेरी है। अक्स मेरा मगर मुझ में सीरत तेरी है। मिट्टी पानी सी है तू, मिट्टी पानी सी है तू, बस मूरत मेरी है। तुम साया बनकर तपिश छान लेती हो। माँ कैसी पैनी नजर है तेरी, माँ कैसी पैनी नजर है तेरी, हंसी में भी आंसू भान लेती हो। मुट्ठी में आसमां लेकर चांद उतारा पतीले में, राजा रानी की गोरी कभी झूला आई सब नीले में। तीज त्योहार के संदेशों में माँ तुम मिठास सी रहती हो। आरती की अल्फाजों संग घर आंगन में बहती हो। माँ कहाँ नहीं तुम, माँ कहाँ नहीं तुम, हवा सी हो सांसों में, जिंदगी की तरह शामिल हो मेरे दिन में और मेरी रातों में, मेरे दिन में और मेरी रातों में। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लक्ष्य पथ पर बढ़ना होगा। छोटे छोटे कदमों से चलकर नदी में क्षीण धारा सी पलकर विश्वास का लघु पथ धरना होगा। लक्ष्य पथ पर नित बढ़ना होगा। लगन से अवरोधों को पिघलाकर मेहनत की बूंदों को सिरजाकर सागर शिखर तक भरना होगा। लक्ष्य पथ पर नित बढ़ना होगा। मन की असीम ऊर्जा संचित कर दृढ़ साहस के ऊंचे पर्वत पर झरने सा तल तक बहना होगा। लक्ष्य पथ तक नित बढ़ना होगा। आस दीप की बाती बनकर अमिट प्रेम सा सरस घृत भरकर असत का गहनतम हरना होगा। लक्ष्य पथ पर नित बढ़ना होगा। उड़ते चढ़ते उतरते लहरों में तिरकर फेनिल गरजते वारिद से घिरकर, चढ़ते उतरते लहरों से तिरकर फेनिल गरजते वारिद से घिरकर अतल भव सिंधु में उतरना होगा। लक्ष्य पथ पर बढ़ना होगा। लक्ष्य पथ पर बढ़ना होगा। मेरी अगली रचना लेकर मैं आ रही हूँ। एक छोटा सा गीत है। राग सुमधुर लिए होठों में विकल हृदय से गाती हूँ। नेह नयन की आशाओं में प्रिय तुमको ही पाती हूँ। प्रीत सुनहरी नौ शाखों में सुमन बनी ठिलाती हूँ। सुंदर स्वप्न सा मधुरातों में महक सनीत राती हूँ। छंद बंधन की सीमाओं में सरस सरित बन जाती हूँ। नेह नयन की आशाओं में प्रिय तुमको ही पाती हूँ।
भीष्म पर्वत वर्जनाओं में अविरल धार बहाती हूँ। गंतव्य पथ चुन बाधाओं में सूचि जल सिंधु कहाती हूँ। सहृदय सुकोमल प्राणों में सुरमद सी छा जाती हूँ। नेह नयन की आशाओं में प्रिय तुमको ही पाती हूँ। राग सुमधुर लिए होठों में विकल हृदय से गाती हूँ। नेह नयन की आशाओं में प्रिय तुमको ही पाती हूँ। आप सभी को धन्यवाद, सादर नमस्कार।